आज अगर कोई तस्वीर खिंचवाते समय कैमरे के सामने न मुस्कुराए तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या हुआ, क्या कोई उदासी है? हाँ बिल्कुल। या क्या इंसान किसी तनाव में है? मतलब मुस्कुराना आज के समय में डिफॉल्ट सेटिंग बन चुका है। हाँ, एक अनिवार्यता जैसी। सही कहा। लेकिन क्या हो अगर इतिहास के पन्ने ये बताएं कि 1940s से पहले किसी भी तस्वीर में मुस्कुराने का मतलब ये माना जाता था कि या तो वो व्यक्ति बेवकूफ है या फिर बहुत ही निचले तबके से आता है। ये सच में आज की सोच के बिल्कुल उलट है ना? या फिर एक और अजीब तथ्य पर विचार किया जाए, आज हम ध्यान लगाने या डीप वर्क को एक महान गुण मानते हैं, लेकिन 19वीं सदी में किसी एक चीज पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने को बकायदा एक दिमागी बीमारी माना जाता था। ये तो किसी का भी दिमाग घुमा देने वाली बात है। बिल्कुल, ये सब सुनने में किसी उल्टी दुनिया की कहानी लगता है। खैर, स्वागत है फिलॉसफी हब कैफे फिलॉसफी में, जहां विचारों को धीमी आंच पर पकाया जाता है और सतह के नीचे छिपे सच को खंगाला जाता है। मैं आज इस गहन चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं इस चर्चा में शामिल होकर बहुत उत्साहित महसूस कर रही हूँ। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि मानवीय भावनाएं, यानी हमारी उदासी, हमारी खुशी, हमारा गुस्सा सदियों से स्थिर या एक जैसी बिल्कुल नहीं रही हैं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। हाँ, ये सोचना एक बहुत बड़ी भूल है कि जो उदासी आज का इंसान महसूस करता है वही उदासी आज से 500 साल पहले के इंसान ने भी महसूस की होगी। 15वीं सदी की उदासी और 21वीं सदी की बोरियत में जमीन आसमान का अंतर है। तो मतलब तकनीक ने न केवल हमारे जीने का तरीका बदला है, बल्कि हमारे महसूस करने के पूरे ढांचे को ही नया आकार दे दिया है। बिल्कुल, हमारी भावनाओं का ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल गया है। और यही आज की इस गहन चर्चा का मुख्य विषय है। आज का आधार एक बेहद प्रासंगिक और वजनदार किताब है जिसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने प्रकाशित किया है, बोर्ड, लोनली, एंग्री, स्टूपिड, जिसे ल्यूक फर्नांडिस और सुसान मैट ने लिखा है। बहुत ही शानदार किताब है ये। हाँ, और इसके साथ ही हम निकोलस कार, जीन ट्वेंज और जोनाथन हेट जैसे विचारकों के शोध को भी शामिल करेंगे। आज का मिशन ये समझना है कि कैसे तकनीक और आसपास के उपकरण, कार से लेकर कैमरा और स्मार्टफोन तक, चुपचाप मानवीय भावनाओं को ही बदल देते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं, क्योंकि हर नई पीढ़ी को यही लगता है कि नई तकनीक समाज को बर्बाद कर रही है, लेकिन इतिहास की कहानी कुछ और ही है। बिल्कुल सही कहा। और इसे गहराई से समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे, लगभग 1890 से 1930 के बीच के अमेरिका की ओर चलना होगा। अच्छा, उस दौर में ऐसा क्या खास था? उस दौर में विशेषकर 1890 से 1915 के बीच संसाधनों की भारी कमी थी। किसी के पास कार होना या घर में सुख सुविधा की चीजें होना केवल गिने चुने अमीर लोगों का विशेषाधिकार माना जाता था। मतलब आम आदमी के लिए सब एक सपने जैसा था। हाँ बिल्कुल। और उस समय के बच्चों के स्कूल के निबंधों और लेखों का अगर हम गहराई से विश्लेषण करें तो उनमें एक खास भावना सबसे ऊपर तैरती हुए दिखाई देती है, और वो भावना थी ईर्ष्या या जलन। ईर्ष्या बच्चों के निबंधों में? जी हाँ। उस दौर की नैतिकता ये सिखाती थी कि अपनी चीजों का दिखावा करना एक बहुत बुरा कृत्य है। जो लोग दिखावा करते थे, समाज उनसे सख्त नफरत करता था। एक मिनट, तो ये ईर्ष्या असल में किस वजह से थी? ये ईर्ष्या इस गहरे डर से पैदा होती थी कि दुनिया में संसाधन सीमित हैं। अगर किसी एक के पास कुछ है तो इसका मतलब है कि दूसरे का हिस्सा छिन गया है। ये एक जीरो सम गेम जैसी सोच थी। ये बात थोड़ी अटपटी लग रही है। क्या ये सच में माना जा सकता है कि इंसान के भीतर की ईर्ष्या केवल इसलिए खत्म या कम हो गई क्योंकि बाजार में कारें आ गईं? मतलब क्या मानव मनोविज्ञान इतना सरल है, या उसके पीछे कोई बहुत बड़ा आर्थिक या सामाजिक कारण काम कर रहा था? ये सवाल बहुत जायज है। मनोविज्ञान कभी भी शून्य में काम नहीं करता। वो हमारी भौतिक दुनिया से आकार लेता है, और 1915 के आसपास वो भौतिक दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। हेनरी फोर्ड की वजह से, है ना? बिल्कुल। हेनरी फोर्ड ने बड़े पैमाने पर कारों का उत्पादन शुरू किया। असेंबली लाइन, यानी कारखानों में मशीनों की वो कतार जहां एक के बाद एक पुर्जे जुड़ते हैं, उसने एक बहुत बड़ा आर्थिक चमत्कार किया। अचानक से कारें और घर के अन्य उपकरण आम लोगों की पहुंच में आने लगे। तो जब चीजें दुर्लभ नहीं रहीं, तब क्या हुआ? तब समाज के मनोविज्ञान में एक जादुई बदलाव आया। वो जो नकारात्मक ईर्ष्या थी वो अब प्रतिस्पर्धा में बदल गई। अरे वाह! हाँ, अब सोच ये नहीं थी कि अमीर लोग बुरे हैं,
क्योंकि उनके पास कार है, बल्कि सोच ये बन गई कि अगर थोड़ी और मेहनत की जाए तो एक कार अपने पास भी हो सकती है। एक कारखाने की मशीन ने समाज से एक नकारात्मक भावना को हटाकर उसे एक प्रेरक भावना में बदल दिया। ये तो बहुत ही अद्भुत उपमा की तरह है। मतलब ये तो ऐसा है जैसे इंसान हमेशा सॉफ्टवेयर यानी अपनी संस्कृति या अपने मनोविज्ञान में वायरस ढूंढने की कोशिश करता है। हमें लगता है कि हमारी सोच में खोट है, लेकिन असल में हमारा हार्डवेयर यानी हमारे कारखाने, हमारी उत्पादन क्षमता और हमारी तकनीक ही अपग्रेड हो गया था। क्या सटीक बात कही है आपने। हाँ, और वो हार्डवेयर इतना शक्तिशाली था कि उसने हमारे सॉफ्टवेयर के पूरे कोड को ही रीराइट कर दिया। सच में ये नजरिया बिल्कुल नया है। और तकनीक हमेशा से हमारी भावनाओं को दिशा देती आई है। सिर्फ कारखाने ही नहीं, चिकित्सा विज्ञान के इतिहास को भी हम इसी नजरिए से देख सकते हैं। चिकित्सा विज्ञान, वो कैसे? उदाहरण के लिए टीकों और संक्रामक रोगों का समाज पर प्रभाव देखिए। एक समय था जब संक्रामक बीमारियां बेकाबू थीं। उस दौर में अजनबियों या बाहर से आने वाले लोगों को बीमारी लाने वाले एक बड़े खतरे के रूप में देखा जाता था। हाँ, क्योंकि वे कोई नई बीमारी ला सकते थे। बिल्कुल। और अज्ञात लोगों के प्रति यह जो गहरा डर था, वो परोक्ष रूप से नस्लवाद और फासिज्म जैसी भावनाओं को खाद पानी देता था। अरे बाप रे। हाँ, लेकिन जैसे जैसे एंटीबायोटिक्स और टीके आए, महामारियों का खतरा कम हुआ, तो समाज में अनजान लोगों के प्रति वो गहरा आदिम डर भी कम होने लगा। चिकित्सा विज्ञान ने बिना कोई दार्शनिक उपदेश दिए समाज को अधिक सहिष्णु बना दिया। ये सच में नजरिए को पूरी तरह पलट देने वाली बात है। वैक्सीन का असर सिर्फ शरीर के इम्यून सिस्टम पर नहीं, बल्कि समाज के नैतिक सिस्टम पर भी पड़ रहा था। एकदम सही। लेकिन अगर भौतिक वस्तुओं और बीमारियों से आगे बढ़ा जाए, तो एक और चीज है जो सीधे हमारी पहचान से जुड़ी है, हमारी खुद की छवि। जब संसाधन सुलभ हो गए, तो इंसान का अगला कदम खुद की तरफ मुड़ना था। तकनीक ने इंसान को स्वयं को देखने का नजरिया कैसे दिया? इसे गहराई से समझने के लिए हमें वैनिटी के इतिहास को देखना होगा, यानी खुद पर अत्यधिक ध्यान देने या आत्ममुग्धता के इतिहास को। 16वीं और 17वीं सदी में अपनी सुंदरता को निहारना या खुद पर गर्व करना कोई सामान्य बात नहीं थी। आज तो ये बहुत आम है। हाँ, लेकिन उस समय इसे एक गंभीर नैतिक पतन माना जाता था। उस समय इसे मोर्बस सैटानिकस यानी शैतानी बीमारी कहा जाता था। शैतानी बीमारी? सिर्फ खुद को निहारने के लिए? बिल्कुल। इंसान का पूरा जीवन धर्म और ईश्वर को समर्पित होना चाहिए था, न कि खुद के शरीर को। उस समय की डच वनीतास पेंटिंग्स इसका सबसे सशक्त उदाहरण है। वनीतास पेंटिंग्स? कला के उस दौर में ऐसा क्या खास था जो इस शैतानी बीमारी से जुड़ा था? कला हमेशा समाज के डर को दर्शाती है। इन वनीतास पेंटिंग्स में एक बहुत ही विरोधाभासी दृश्य उकेरा जाता था। कैनवस पर एक तरफ बहुत ही खूबसूरत चीजें बनाई जाती थीं, जैसे ताजे खिले हुए फूल, चमकते हुए मोती, महंगे आभूषण या वाद्य यंत्र। लेकिन ठीक उनके बगल में या बीचों बीच एक इंसानी कंकाल या खोपड़ी रखी होती थी। बाप रे, ये तो डरावना है। हाँ, कई बार एक बुझती हुई मोमबत्ती या रेत की घड़ी भी होती थी। ये कला लोगों को लगातार ये याद दिलाने के लिए थी कि ये दुनिया नश्वर है। तुम्हारा गुरूर, तुम्हारी सुंदरता सब एक दिन इसी खोपड़ी की तरह मिट्टी में मिल जाएगा। खुद से प्रेम करना एक ऐसा पाप था जिसकी सजा मृत्यु के बाद भुगतनी होगी। लेकिन अगर आज के दौर को देखा जाए तो सेल्फ लव और सेल्फ केयर को सबसे बड़ा गुण माना जाता है। तो ये बदलाव कैसे आया? मतलब इंसान उस डरावनी कंकाल वाली पेंटिंग के डर से निकलकर आज के इस आत्ममुग्धता वाले दौर में कैसे पहुंच गया? क्या कोई वैचारिक क्रांति हुई थी? वैचारिक क्रांति से ज्यादा ये एक तकनीकी क्रांति थी। 19वीं सदी में 3 बहुत ही साधारण सी लगने वाली चीजें सस्ती और आम हो गईं। बेहतरीन शीशे, डाक सेवा और फोटोग्राफी। शीशे? हाँ। पहले शीशे बहुत महंगे, छोटे और धुंधले होते थे। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता था कि वो असल में दिखते कैसे हैं। ये सोचना भी अजीब लगता है आज के समय में। लेकिन जब सस्ते और बड़े साफ शीशे बाजार में आए, तो इंसान ने दिन में कई बार अपना चेहरा देखने की आदत डाल ली। उसे अपनी छवि से परिचय हुआ और फिर उस छवि से मोह होने लगा। शीशों वाली बात तो पूरी तरह समझ आती है, लेकिन ये डाक सेवा, एक चिट्ठी भेजने की व्यवस्था या पोस्ट ऑफिस मानव मनोविज्ञान और आत्ममुग्धता को कैसे बदल सकता है, ये थोड़ा पहेली जैसा लग रहा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव था। जब 19वीं सदी के मध्य में डाक टिकट सस्ते हुए और रेल नेटवर्क बिछा, तो आम लोगों ने खत लिखना शुरू किया। उससे पहले आम लोग खत नहीं लिखते थे, बहुत कम।
पहले खत केवल राजा महाराजा, राजनीतिज्ञ या बड़े व्यापारी अपने काम के लिए लिखते थे, लेकिन अब एक आम इंसान अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को अपने बारे में लिखने लगा। जैसे मैं यहाँ गया, मैंने ये खाया, मुझे ये पसंद आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इंसान खत लिखता है तो वो अनजाने में खुद को केंद्र में रख लेता है। बिल्कुल। पत्र लिखने की इस विधा ने इंसान के आंतरिक संवाद को बदल दिया। जब कोई लिखता है कि मैंने क्या महसूस किया, तो उसे अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालना पड़ता है। ये सच है। इस प्रक्रिया ने इंसान को खुद के जीवन का एक ऑब्जर्वर बना दिया। यह इतिहास में पहली बार था जब आम इंसान को अपने स्वयं को व्यक्त करने का एक सस्ता मंच मिला। नैतिकता के जो नियम कभी धर्म तय करता था कि मैं कहना पाप है, वो अब धीरे धीरे मनोविज्ञान द्वारा विस्थापित होने लगे। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। रुकिए, तो क्या ये कहा जा सकता है कि 19वीं सदी की डाक सेवा असल में उस समय का ट्विटर या इंस्टाग्राम थी, जहां लोग पहली बार अपने जीवन के हर छोटे बड़े पल को ब्रॉडकास्ट करना सीख रहे थे? ये बिल्कुल सटीक तुलना है। वो आत्म अभिव्यक्ति का पहला जन माध्यम था। खतों ने शब्दों के जरिए इंसान को मैं कहना सिखाया। लेकिन शब्दों की अपनी एक सीमा होती है। हाँ, इंसान को अपनी छवि को कैद करने की चाहत थी। और फिर इसमें सबसे बड़ा और निर्णायक बदलाव तब आया जब फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ। 1839 में जब डगेरोटाइप कैमरे दुनिया के सामने आए, तो उन्होंने मानव स्मृति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन फोटोग्राफी का वो शुरुआती दौर तो काफी खर्चीला और जटिल रहा होगा, है ना? आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर। बहुत ज्यादा दूर। 1850 के दशक में एक तस्वीर खिंचवाने के लिए भारी भरकम रकम खर्च करनी पड़ती थी। और यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक और करुणा से भरा ऐतिहासिक सच सामने आता है। वो क्या? क्योंकि तस्वीरें इतनी महंगी थीं, लोग अमूमन अपनी या अपने जीवित बच्चों की तस्वीरें नहीं खिंचवाते थे। उस दौर की वास्तविकता बहुत कठोर थी। बाल मृत्यु दर बहुत अधिक थी, बीमारियां आम थीं। इसलिए जब किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती थी, तब कई माता पिता अपने मृत बच्चे की तस्वीर खिंचवाते थे। वे उस निर्जीव देह को गोद में लेकर बैठते थे ताकि जीवन भर के लिए उस बच्चे की एक आखिरी छवि सहेज सके। कला के इतिहास में इसे पोस्टमार्टम फोटोग्राफी कहा जाता है। ये कल्पना करना भी कितना हृदय विदारक है। आज कैमरे को उत्सव, खुशियों और छुट्टियों से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन इसका शुरुआती इस्तेमाल एक गहरे शोक, मृत्यु की कठोर वास्तविकता और किसी को हमेशा के लिए खो देने के दर्द को सहेजने के लिए होता था। उस दौर की तस्वीरों में तो किसी तरह की खुशी खोजना ही बेईमानी है। सच में उस समय की तस्वीरों को देखने पर एक अजीब सी खामोशी और भारीपन महसूस होता है। कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं दिखता। और ये सिर्फ शोक की वजह से नहीं था। अच्छा, और क्या वजह थी? 1940 के दशक तक आम तस्वीरों में मुस्कुराना मूर्खता या छिछोरेपन की निशानी माना जाता था। समाज का ये मानना था कि जीवन एक बहुत ही गंभीर संघर्ष है, मृत्यु हर कदम पर खड़ी है। तो मुस्कुराना बुरा माना जाता था? हाँ, कैमरे के सामने मुस्कुराना केवल निचले तबके, कैबरे डांसरों या कमजोर दिमाग वालों का काम समझा जाता था। एक संभ्रांत इंसान की पहचान उसके चेहरे की गंभीरता से होती थी। तो फिर ये पूरी संस्कृति अचानक से इतनी खुशमिजाज कैसे हो गई? आज तो बिना चीज गए कैमरा का शटर दबता ही नहीं है। क्या समाज के जीवन में अचानक से बहुत खुशियां आ गई थी? खुशियां नहीं आई थीं, बल्कि बाजार का गणित बदल रहा था। जब ईस्टमैन कोडक जैसी कंपनियों ने सस्ते और पोर्टेबल कैमरे बनाने शुरू किए, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्हें कैमरे बेचने थे? बिल्कुल, उन्हें अपना उत्पाद बेचना था। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि अगर कैमरा केवल मृत्यु, शोक और गंभीर जीवन से जुड़ा रहा, तो लोग इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए नहीं खरीदेंगे। तो उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने एक बहुत ही चतुर और आक्रामक मार्केटिंग अभियान शुरू किया। विज्ञापनों में एक नया संदेश गढ़ा गया, मरने का इंतजार क्यों करना, जिंदा रहते हुए, हुट्टियों पर जाते हुए, अपने परिवार के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीरें लें। उन्होंने हर विज्ञापन में हंसते मुस्कुराते चेहरों को प्रमुखता दी। ये तो किसी भी विचारशील इंसान को हैरान कर देने वाली बात है। मतलब एक कंपनी के कैमरे बेचने के लालच ने, महज एक मार्केटिंग कैंपेन ने पूरी दुनिया की संस्कृति को मुस्कुराना सिखा दिया। इंसान की प्राकृतिक अभिव्यक्ति को बाजार ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया। और इसके बहुत गहरे परिणाम हुए। कैमरे ने मानव स्मृति को लोकतांत्रिक बना दिया। इतिहास में पहले केवल राजाओं, महाराजाओं और बहुत अमीर लोगों की पेंटिंग्स बनती थीं। केवल उनका चेहरा इतिहास में दर्ज होता था।
आम आदमी का इतिहास में कोई चेहरा नहीं था। हाँ, लेकिन कैमरे के आने से एक आम मजदूर, एक किसान या एक क्लर्क भी अपनी छवि सहेजने लगा। इंसान को ये लगने लगा कि उसका चेहरा, उसका जीवन और उसकी व्यक्तिगत यादें भी इस ब्रह्मांड में कोई मायने रखती हैं, वे सहेजने लायक हैं। और शायद ठीक यहीं से जीवन जीने के पूरे फलसफे में एक बहुत बड़ा भूचाल आना शुरू हुआ। अपनी छवि सहेजने की इस आदत ने इंसान को खुद को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। 1970 के दशक को प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक टॉम वुल्फ ने द मी डिकेड कहा था, यानी मेरा दशक, जहां सब कुछ मैं पर केंद्रित हो गया। बिल्कुल सही। लेकिन यह समझना जरूरी है कि इस अत्यधिक आत्मकेंद्रित होने से पहले इंसान अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे देखता था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है, क्योंकि यहीं से आज के इंसान की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक उलझन, उसकी सबसे बड़ी बेचैनी शुरू होती है। कैसी उलझन? इतिहास के अधिकांश समय में इंसान के दिमाग में ये सवाल कभी नहीं आता था कि बस एक ही जीवन मिला है और इसी में पूरी दुनिया घूम लेनी है, सारे सुख भोग लेने हैं। पुराने समय में इंसान क्रमिक अमरता या सीरियल इमॉर्टैलिटी की अवधारणा में जीता था। क्रमिक अमरता, दार्शनिक रूप से इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है कि व्यक्ति खुद को एक बहुत लंबी श्रृंखला की केवल एक छोटी सी कड़ी मानता था। उसे ये स्पष्ट रूप से पता था कि वो मर जाएगा, लेकिन उसे ये भी गहरा विश्वास था कि उसके क्रोमोसोम्स, उसके बच्चे, उसका परिवार और उसका समाज आगे बढ़ेगा। मतलब वो अकेले अपने लिए नहीं जी रहा था। हाँ, अगर वो अपने छोटे से जीवन में कोई सुख नहीं भोग पाया तो उसे इस बात का संतोष होता था कि उसकी आने वाली पीढ़ियां वो सुख भोगेंगी। उसका अपना वजूद उसके समाज और परिवार से अलग नहीं था। वो व्यक्ति के रूप में नश्वर था, लेकिन प्रजाति के रूप में अमर। लेकिन आज के युग का नारा तो यू ओनली लिव वंस यानी योलो है। आज की सोच ये है कि बस यही 60-70 साल हैं, जो करना है अभी करना है, कल का कोई भरोसा नहीं। और यही वो बिंदु है जहां क्रमिक अमरता का वो सुरक्षा कवच टूट जाता है। जब इंसान ये मानने लगता है कि उसके पास केवल यही सीमित समय है और मृत्यु के बाद कोई लंबी श्रृंखला नहीं है, तो उसके भीतर एक भयंकर अस्तित्वगत संकट पैदा होता है। एक तरह का डर। हाँ, वो हर चीज का तुरंत उपभोग करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर उसने कोई अनुभव, कोई यात्रा या कोई अवसर छोड़ दिया तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसी अस्तित्वगत संकट से जन्म होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट का, यानी फोमो। इस नजरिए को समझने के बाद आज की युवाओं के संघर्ष को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखा जा सकता है। अक्सर समाज आज की पीढ़ी को स्वार्थी, जल्दबाज या अधीर कह देता है। ये ताना मारा जाता है कि इन्हें हर चीज तुरंत चाहिए, जो कि पूरी तरह से उचित नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जब इस दार्शनिक बदलाव की गहराई को समझा जाता है तो एक गहरी सहानुभूति पैदा होती है। आज की पीढ़ी स्वार्थी नहीं है, बल्कि वो इतिहास के इस भारी वैचारिक बदलाव का बोझ अपने कंधों पर उठा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। उनके पास वो क्रमिक अमरता वाला, सांत्वना देने वाला पर्दा नहीं है जो उनके पूर्वजों के पास था। वे समय के साथ एक दौड़ लगा रहे हैं। और श्रोताओं, अगर विचारों की ये गहराई, ये अस्तित्वगत सवाल मन में कोई हलचल पैदा करते हैं, तो फिलॉसफी हब, कैफे फिलॉसफी के इस मंच से जुड़ना और इस चर्चा को उन लोगों के साथ साझा करना एक सार्थक कदम हो सकता है, जो अक्सर ऐसी ही उलझनों से जूझते हैं। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जब जीवन को एक दौड़ मान लिया गया और समय की सुई तेजी से भागने लगी, तो हमारे ध्यान और हमारी बोरियत के मायने भी पूरी तरह बदल गए। बोरियत हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसी आज महसूस होती है। बोरियत की बात करें तो 19वीं सदी के साहित्य में अक्सर यह पढ़ने को मिलता है कि बोरियत भी एक तरह का स्टेटस सिंबल हुआ करती थी। क्या ये सच है? पूरी तरह सच है। 19वीं सदी की शुरुआत में फ्रेंच साहित्य में एनवी नाम की एक भावना का बहुत जिक्र मिलता है। एनवी, ये क्या था? यह एक खास तरह की उदासी, एक दार्शनिक खालीपन था जो केवल बहुत अमीर, कुलीन और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को होता था। ये इस बात का प्रतीक था कि उस व्यक्ति को जीवन में रोटी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, इसलिए उसके पास बोर होने का समय है। क्या बात है, बोर होने के लिए भी अमीरी चाहिए थी? हाँ,
लेकिन जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आई, ये संभ्रांत एनवी फैक्ट्रियों की असेंबली लाइन पर लगातार 12-14 घंटे एक ही मशीन चलाने वाले मजदूरों की थकावट और ऊब में बदल गई। बोरियत अमीरों के महलों से निकलकर मजदूरों के पसीने का हिस्सा बन गई। और आज के समय में तो ये एक अलग ही महामारी बन चुकी है। 2015 में टाइम मैगजीन का एक लेख बहुत मशहूर हुआ था, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। हाँ, वो गोल्डफिश वाला लेख। बिल्कुल। उसमें दावा किया गया था कि स्मार्टफोन के लगातार इस्तेमाल के कारण इंसान का ध्यान लगाने की क्षमता एक गोल्डफिश मछली से भी कम हो गई है, यानी महज 7-8 सेकंड। ये तो बहुत ही डरावना आंकड़ा था। लेकिन वैज्ञानिक समुदाय ने बाद में स्पष्ट किया कि वो पूरी तरह से एक गैर वैज्ञानिक मिथक था। इंसानी ध्यान किसी गोल्डफिश जैसा नहीं हुआ है। हमारा मस्तिष्क आज भी बहुत जटिल काम कर सकता है। अच्छा, तो वो सिर्फ एक अफवाह थी? हाँ, लेकिन यह बात सच है कि ध्यान को लेकर समाज का नजरिया पूरी तरह से पलट गया है। ये तथ्य हैरान कर देने वाला है कि 19वीं सदी के मध्य में लंबे समय तक किसी एक चीज पर बहुत गहराई से ध्यान केंद्रित करने को सेरिब्रल हाइपररीमिया नाम के खतरनाक बीमारी माना जाता था। ये तो दिमाग को सुन कर देने वाली बात है। मतलब आज जिस डीप वर्क, गहरे ध्यान या फोकस को हम सफलता की सबसे बड़ी कुंजी और एक महान गुण मानते हैं, उसे 19वीं सदी में एक बीमारी कहा जाता था। जी हाँ, उस समय के डॉक्टरों का गंभीरता से मानना था कि दिमाग पर ज्यादा जोर डालना या घंटों तक एक ही विषय में खोए रहना सेहत के लिए हानिकारक है, खासकर छात्रों के लिए। तो वे क्या सलाह देते थे? उनका सुझाव होता था कि काम के बीच में ध्यान भटकना दिमागी सेहत के लिए अच्छा है। वो डिस्ट्रैक्शन की बाकायदा वकालत करते थे। और आज का परिदृश्य देखिए, आज पूरी दुनिया बिल्कुल उलट गई है। एकदम उलट। आज अगर कोई बच्चा कक्षा में लगातार ध्यान नहीं लगा पाता तो उसे ADHD की समस्या मान लिया जाता है। ये पूरा बदलाव निकोलस कार के उस मशहूर रूपक की याद दिलाता है। कार कहते हैं कि एक समय था जब इंसान गहराई में जाने वाले गोताखोर की तरह हुआ करता था। बिल्कुल। वो किसी एक विषय, एक किताब या एक विचार की गहराई में शांत भाव से उतरता था। लेकिन अब तकनीक ने उस गोताखोर को सतह पर तेजी से भागने वाले जेट्स की सवार में बदल दिया है, जो बस जानकारी की तेज लहरों पर ऊपर ऊपर से छलांग लगाता रहता है बिना गहराई को छुए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या आधुनिक इंसान सच में मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार हो रहा है, या फिर ये पूरा तकनीकी वातावरण ही ऐसा डिजाइन किया गया है जो एक तरह की सूक्ष्म उदासी या माइक्रो बोरियत का व्यापार कर रहा है? यह विश्लेषण एकदम सटीक जगह वार करता है। आधुनिक इंसान बीमार नहीं हुआ है, उसका तकनीकी वातावरण बदल गया है। जब कोई लगातार स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा होता है तो वो असल में किसी गहरी जानकारी की तलाश नहीं कर रहा होता। तो फिर वो क्या कर रहा होता है? वो अपनी उस माइक्रो बोरियत से बचने की कोशिश कर रहा होता है। स्मार्टफोन पर हर 5 सेकंड में मिलने वाला नया वीडियो या नया नोटिफिकेशन उस बोरियत को पल भर के लिए दूर तो कर देता है, लेकिन वह ध्यान को लंबे समय तक कहीं टिकने भी नहीं देता। ये तो एक दुष्चक्र है। हाँ, यह एक ऐसा चक्र है जिसे जानबूझकर डिजाइन किया गया है। आदतें उन उपकरणों द्वारा ढाली जा रही हैं जिनका निर्माण ही इंसान को उलझाए रखने के लिए हुआ है। तो अगर इस पूरी गहन चर्चा के सभी तारों को एक साथ पिरोया जाए तो जो तस्वीर उभर कर आती है वो न केवल स्पष्ट है बल्कि इंसान को अपने ही बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे बड़े कारखानों और हेनरी फोर्ड की कारों ने समाज से ईर्ष्या को विस्थापित करके प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। कैसे डाक सेवा के टिकटों और सस्ते शीशों ने इंसान को खुद के भीतर झांकने और अपनी छवि से प्रेम करना सिखाया। कैमरे के लेंस और एक कंपनी के मुनाफे के लालच ने समाज को शोक मनाना छोड़कर कैमरे के सामने मुस्कुराना सिखा दिया। और कैसे आज की ये तथाकथित ध्यान की कमी या बोरियत कोई मानसिक बीमारी नहीं बल्कि आसपास मौजूद तकनीकी उपकरणों की डिजाइन की गई प्रतिक्रिया मात्र है। इतिहास सच में एक पेंडुलम की तरह है जो नैतिकता और मनोविज्ञान के एक छोर से दूसरे छोर तक लगातार झूलता रहता है। बिल्कुल सही कहा। और इस वैचारिक यात्रा को समेटते हुए मैं निकोलस कार के एक विचार को सामने रखना चाहूंगी जो किसी भी चिंतनशील मस्तिष्क को झकझोर सकता है। जी बताइए। कार तर्क देते हैं कि गूगल, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया कंपनियां असल में ध्यान का व्यापार नहीं करती जैसा कि आमतौर पर माना जाता है। इसके विपरीत वे पूरी तरह से ध्यान भटकने यानी डिस्ट्रैक्शन का व्यापार करती हैं। ध्यान भटकने का व्यापार? हाँ, उनका आर्थिक मॉडल, उनका पूरा मुनाफा इस बात पर टिका है कि इंसान का ध्यान कितनी जल्दी एक लिंक से हटकर दूसरे लिंक पर जाता है,
क्योंकि हर क्लिक एक नया डेटा पॉइंट और नया विज्ञापन है। बाप रे, ये तो सच में बहुत गहरी बात है। इसलिए अगली बार जब स्क्रीन पर अनवरत स्क्रॉलिंग चल रही हो तो एक पल रुककर ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, क्या उस समय सच में अपनी बोरियत का इलाज किया जा रहा है या फिर किसी और के खरबूज और डॉलर के मुनाफे के लिए अपने ही विचारों की गहराई और शांति को चुपचाप कुर्बान किया जा रहा है। क्या बात है। ये सच में एक ऐसा विचार है जो स्क्रीन बंद होने के बहुत देर बाद तक दिमाग में गूंजता रहेगा। आज इस गहन चर्चा में विचारों के इस मंथन में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी इस चर्चा का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लगा। ये याद रखना जरूरी है कि फिलॉसफी हब, काफे फिलॉसफी के दरवाजे हमेशा ऐसे ही शांत, गहरे चिंतन और वैचारिक स्वतंत्रता के लिए खुले हैं। अगर इस तरह की चर्चाएं सोचने का नजरिया बदलती हैं, तो इस मिशन का समर्थन करना और इन विचारों को आगे बढ़ाना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल। और अंत में बस यही कहा जा सकता है कि शायद मानवीय भावनाएं कोई टूटी हुई हड्डियां नहीं हैं, जिन्हें किसी एक मेडिकल तस्वीर में कैद करके हमेशा के लिए परिभाषित किया जा सके। वो तो उस बहते हुए पानी की तरह हैं, जो कभी कारखानों की मशीनों से टकराकर, कभी शीशों से गुजरकर और कभी जेब में रखे स्मार्टफोन्स के सांचे में ढलकर अपना रास्ता, अपनी गहराई और अपना आकार लगातार बदलती रहती हैं। विचारों की ये लहर जारी रहेगी। मिलते हैं अगली गहन चर्चा में।